अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद और आप हैं सारियाज़ की ट्विटर स्पेस के ऊपर। आज जिस सेशन का हम आगाज़ कर रहे हैं ये एक सीरीज़ ऑफ सेशंस होगा जिसका नाम शेर वन है। आप ये सोच रहे होंगे कि शेर वन से क्या बनता है, तो मैं आपको शुरू में ही इसको क्लियर कर देता हूं कि कैप्टन शेर खान शहीद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी मार्का एक तवील जंग के अंदर गुजारा, 90 डेज़ प्लस जंग के अंदर उन्होंने गुजारा और वहाँ शहादत पाई। और ये इलाका दराज सेक्टर, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी साइड के ऊपर, जिसके ऊपर इंडिया ने नाजायज़ ऑक्यूपेशन की हुई है, ये इसके अंदर यूनाइटेड नेशन का हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को बचाने के लिए, और नेहरू ने जब वहाँ एक अपनी अर्ज़ी डाली थी 1948 के अंदर कि जी मुझे बचाया जाए, इंडिया को बचाया जाए, तो यूनाइटेड नेशन ने एक सीज़ फायर किया था। और उस सीज़ फायर के मुताबिक जो जहां मौजूद थे उन्होंने कहा था कि ये यहीं अपनी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उनके ऑब्जर्वर्स आए और काफ़ी महीनों के बाद उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट थी, इस शर्त के ऊपर कि भारत जो है वो प्लेबिसाइट कराएगा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, नॉट इन द पाकिस्तानी साइड जो कि पहले ही पाकिस्तान कैप्चर कर चुका था। और इससे ये चीज़ साफ ज़ाहिर होती है कि यूनाइटेड नेशन की ये जो रेजोल्यूशन थी, जिसको इंडियंस आजकल डिसओन करते हैं, लेकिन ये उस वक्त की रेजोल्यूशन भारत को बचाने के लिए थी, क्योंकि जो प्लेबिसाइट का वादा किया गया था इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा वादा नहीं किया था। ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो पोर्शन इंडिया के पास रह गया था, ये उस पोर्शन के लिए किया गया था। आप आराम से इनकी रेजोल्यूशन को पढ़ सकते हैं, उसके अंदर क्लियर मेंशन है कि ये इलेक्शन, ये प्लेबिसाइट जिसे आप कह सकते हैं एक तरह का, ये किसने कराना है। इस प्लेबिसाइट को इंडिया ने कराना था अपनी साइड के ऊपर, जिसको आज आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और क्योंकि इंडिया ने उस वक्त अपने आप को बचाना था, वरना पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस थी और पाकिस्तान के जो ट्राइबल्स थे, इन्होंने पूरा टेक ओवर कर लेना था। और इंडिया को ये डर था कि ये पठानकोट, ये पंजाब वाली साइड जिसको आप वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, वो भी ले जाएंगे और दूसरी साइड पे लद्दाख तक ये ले जाएंगे। तो उन्होंने फिर ये अर्ज़ी डाली कि हमें किसी तरीके से बचाया जाए हरी सिंह को आके रख के। और उसके बाद ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो यूएन ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने काफ़ी महीनों की मेहनत लगा के ये बनाई। और ये एलओसी जिसको आप कहते हैं, जिसकी टोटल 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की इसकी लेंथ है, इसके अंदर 3 पोर्शंस हैं। एक एजीपीएल है जिसको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन कहते हैं, ये सियाचिन वाली साइड के ऊपर है। इधर कोई लाइन नहीं है, ऑब्जर्वर्स भी नहीं लगा सके क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था और वो थक थुक भी गए हुए थे, वो वापस चले गए। तो ये एक ट्रांसपेरेंट लाइन है जो NJ 9842 से लेके कराकोरम पास तक जाती है। इसमें मतलब बेसिकली कोई लाइन नहीं है, ओपन एरिया है। और AGPL के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल आती है और फिर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की वर्किंग बाउंड्री आती है पंजाब वाली साइड के ऊपर। तो ये सारी की सारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये बेसिकली वर्किंग बाउंड्री ले लें, AGPL ले लें, ये बेसिकली एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत को बचाने के लिए, कि वो जो हैं वो मान गए हैं कि हम प्लेबिसाइट कराएंगे और हम उसके बाद जो है, जो कश्मीरी लोगों की राय होगी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। फ़ैसले के अंदर, रेजोल्यूशन को देखा जाए तो फ़ैसले के अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। उस वक्त 2 ही पार्टीज़ थी कि या तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ आ जाएगा और या वो इंडिया के साथ कंटिन्यू करेगा, जैसा कि उनके महाराजा ने असेंशन ट्रीटी को साइन किया था। तो इसके अंदर ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि तीसरी पार्टी जो कि कश्मीर इटसेल्फ की पार्टी या इंडिपेंडेंट कश्मीर की पार्टी आती है, इसका कोई ज़िक्र नहीं है रेजोल्यूशन में, ना हिस्ट्री के अंदर इसका कोई ज़िक्र है। ये काफ़ी देर के बाद तंजीमें ऐसी आईं, JKLF और ये, जिन्होंने ये प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए, किसी डॉक्यूमेंट पे देखा जाए 48 से लेके ऑनवर्ड्स, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट है जो 48 वाला लाइन ऑफ कंट्रोल वाला जो
कराची एग्रीमेंट है, उसके अलावा तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है। यहाँ पे 72 के अंदर एक जो अरेंजमेंट जो बांग्लादेश वॉर के बाद भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था वो है। लेकिन वो भी अगर आप देखा जाए तो सीज़ फायर लाइन CFL जो कराची एग्रीमेंट के तहत बनी थी, या लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो 72 के अंदर बनी थी, ये उसी पे बेस्ड है जो कराची एग्रीमेंट है। बाकी सारे प्लस माइनस थोड़े बहुत इसके अंदर हुए, जो कि जिनमें कई में पाकिस्तान का भी बेनिफिट हुआ पंजाब वाली साइड के ऊपर, और कई में आप कह सकते हैं ऐसा टरेन जहाँ इतना कोई बेनिफिशियल नहीं था, वहाँ इंडिया का भी आप कह सकते हैं सियाचिन वाली साइड के ऊपर बेनिफिट हुआ। लेकिन मेरा मकसद आपको ये सारी चीज़ें बताने का है कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जिसको हम IB कहते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर सियालकोट से स्टार्ट होता है, तो इसका ये मतलब है कि जिसकी जो पोजीशन है वही पोजीशन है। उस वक्त तो यूनाइटेड नेशन ने ये बोला कि जी आप जिस जिस जगह हैं वहीं वहीं रहें, और उसी अरेंजमेंट के ऊपर हम चल रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ मत भूलें कि वो इस कंडीशन के तहत था, वो इस शर्त के ऊपर था कि इंडिया वहाँ प्लेबसाइट करवाएगा, और इंडिया ने आज 76 साल हो गए हैं प्लेबसाइट नहीं करवाई, तो इसका कोई एज सच वो इसकी लीगल डॉक्यूमेंट के फ्रेमवर्क कुछ रहता नहीं है। पाकिस्तान फिर भी आपको पता है एक ज़िम्मेदार मुल्क है, और उसके मुताबिक पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की सारी रेजोल्यूशंस को अबाइड करता है। ऑब्जर्वर्स जो इस लाइन को देखते हैं अभी भी UN के देखते हैं, क्योंकि UN में पेंडिंग एक जो है रेजोल्यूशन पड़ी हुई है जिसको सॉल्व नहीं किया हुआ इंडिया की हठधर्मी की वजह से। इंडिया जो है इसने जब 72 के अंदर हमारा LOC एग्रीमेंट होता है तो इंडिया इसको अपनी तरफ से ट्रायलैटरल को कैंसिल करके कह देता है कि ये तो जी बायलैटरल है, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स अब हमें नहीं चाहिए, और वो उनको एक्सपेल कर देता है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो ब्रीचेस की हैं, पहले वादे की खिलाफी की है वो इंडिया ने की है, उसके बाद ऑब्जर्वर्स को वहाँ से निकालने की जो ब्रीच की है ये भी इंडिया ने की है। तो इसके अंदर पाकिस्तान फिर एक ज़िम्मेदार मुल्क के तहत यूनाइटेड नेशंस की सारी जो रेजोल्यूशंस है उनको अबाइड कर रहा है। लेकिन फिर वही बात बोलूँगा कि इसको आप एक दो मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर कंसिडर नहीं कर सकते। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और डिस्प्यूटेड एरिया इस बेस के ऊपर ये जो था जिसको सॉल्व किया जाएगा जब इंडिया वहाँ प्लेबसाइट कराएगी, जो उन्होंने नहीं की। कश्मीर वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में तो आपको पता ही है, जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान ने 1948 के अंदर इंडिया से छीन के कब्ज़ा किया, उसके अंदर जंग लड़ के किया। कोई इंडिया ने आराम से प्यार मोहब्बत से हमें नहीं दिया, कोई अमन की आशा के ऊपर ये हमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का वसी इलाका हमें इंडिया ने नहीं दिया। ये हमने जंग लड़ के दोनों रीजन्स में इंडिया से छीना। तो अगर आप कश्मीर वाली साइड से किरान से ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कारगिल का और ये गुमड़ी और ये आगे सारा जो सियाचिन की तरफ एरिया जाता है बटालिक से आगे, तो ये सारा का सारा एरिया जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का वो एरिया है जो कश्मीर का कश्मीर वैली जो आप कहते हैं उससे ऊपर से निकल के सियाचिन की तरफ जाता है। और इधर के जो लोग हैं, अगर हम द्रास सेक्टर के अंदर आते हैं, द्रास हो गया, बटालिक सेक्टर हो गया और आगे लद्दाख हो गया, तो द्रास सेक्टर्स में जो लोग हैं वो कारगिली हैं, उनकी कश्मीरी अब आप उनको अम्ब्रेला के अंदर ले आएँ तो ले आएँ, क्योंकि स्टेट कश्मीर जब बना और उसके बाद ये जो इनके हिंदू राजा थे हरी सिंह वगैरह डोगरा, वो लोग उन्होंने इसको कंबाइन किया। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इनकी लैंग्वेज भी फ़र्क है, और ये बेसिकली कारगिली लोग हैं, कश्मीरी लोग नहीं हैं। कश्मीरी लोग वही हैं जो कश्मीर की वैली के लोग हैं। तो ये लोग जो हैं, ये डिस्प्यूटेड एरिया एक माउंटेनियस टेरेन है, बहुत बड़ा कंपाउंड है जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में पहाड़ हैं, और हर पहाड़ की ऑन एवरेज आप कह लें 15-16 हज़ार फुट के ऊंचे पहाड़ हैं। और इसलिए इतने ज़्यादा पहाड़ हैं कि इधर पहाड़ों के नाम कम हैं और पॉइंट्स के अंदर ही उनको जो है मार्किंग की गई है। हाँ, लेकिन 3-4 ऐसे पहाड़ हैं जो बड़े पहाड़ हैं, जिससे टाइगर हिल हो गया, और जिस तरीके से आगे आप मज़ीद जाते हैं
द्रास और सकरदू की जो एक पुरानी एक शाहराह है जहाँ से ये सारा ट्रेड रूट जाता था, तो उससे पहले तोलालिंग का पहाड़ है जिसको काफ़ी ज़्यादा फेमस पहाड़ है। उसके बाद टाइगर हिल के साथ राइनो हॉर्न हिल है। ये बेसिकली टाइगर हिल और राइनो हॉर्न हिल ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि टाइगर हिल के ऊपर अप्रोच करने के लिए आपको मशकू वैली से अगर आप आते हैं तो आपको राइनो हॉर्न हिल को चढ़ के आप टाइगर हिल के ऊपर चढ़ते हैं। बिल्कुल साथ जुड़े हुए ये पहाड़ हैं। राइनो हॉर्न हिल उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे राइनो का हॉर्न होता है उसकी टिप के ऊपर वैसा वो है, तो लोगों ने उसका नाम राइनो हॉर्न हिल रख दिया। तो ये जो एरिया जिसके अंदर आप कारगिल के कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा से ये डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। और द्रास और सकरदू के दरमियान तकरीबन अगर पहाड़ों के ऊपर से आप बर्ड आई व्यू लें तो ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का फासला है। और इसको करने के लिए यही है कि दोनों साइड के ऊपर, जैसे अगर आप कहें कि टाइगर हिल की एक साइड पे पाकिस्तान है, बट दरमियान में 15-16 किलोमीटर का प्लेन एरिया भी है। उसके बाद जाके लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो LOC आती है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर चढ़ के तो उन लोगों ने, यूनाइटेड नेशन ने ये नहीं बनाया था, तो वो प्लेन लैंड के ऊपर ही उन्होंने लाइन ड्रॉ की थी। कई लाइन जो हैं वो पहाड़ों पे भी हैं जहाँ उनकी एक्सेस थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे है कि द्रास और जो सकरदू है इसके दरमियान में टाइगर हिल और तुलालिंग के पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों के ऊपर हमेशा से जंग होती रही है। जो लेटेस्ट हमारी जंग इंडिया के साथ जो एक ऑफिशियल वॉर जिसको कहते हैं वो आप 1999 के अंदर हुई। 1999 के अंदर पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया। वैसे पाकिस्तान आर्मी का वर्जन तो आप डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल की वो पासदारी, क्योंकि इंडिया जो है वो कई जगहों के ऊपर छेड़खानियाँ कर रहा था, तो फिर आगे बढ़कर फ्रंट फुट के ऊपर जाके टाइगर हिल के ऊपर जो था पाकिस्तान आर्मी के जो लोग थे, SSG और डिफरेंट NLI की, NLI 6, NLI 12, ये लोग वहाँ जाके इन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया। NLI बेसिकली वहाँ के लोकल लोग हैं जो हमारी रेजिमेंट है हमारी साइड पे, तो इन लोगों ने ऑक्यूपाई किया और इनको डिसलॉज करने के लिए इंडिया जो है वो अपनी 7 लाख के करीब आर्मी इस डोमेन में ले आया, जिसके अंदर उसने तकरीबन एक्टिव जो लड़ रहे थे रोटेशन के ऊपर वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख फ़ौजी उनके एट ऑल टाइम यहाँ इस पूरे 20 किलोमीटर के सिर्फ कंपाउंड के अंदर मौजूद होते थे। तो इस जंग के अंदर टाइगर हिल को बहुत ही अहमियत हासिल है, क्योंकि टाइगर हिल जो थी, हालांकि टाइगर हिल से जो NH1 है जहाँ पे फायर आ रहा था वो इम्पॉसिबल है। 13-14 किलोमीटर की कोई ऐसी मशीन गन नहीं होती जो 13-14 किलोमीटर के ऊपर फायर कर सकती है। और ख़ास तौर पे 1999 में तो कोई ऐसी इक्विपमेंट नहीं थी, कोई ऐसा मिसाइल नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी अपार्ट फ्रॉम द आर्टिलरी, जिसके 30-35 किलोमीटर की रेंज थी और आर्टिलरी पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं की। तो ये स्मॉल वेपन्स थे, तो स्मॉल वेपन्स के ऊपर टाइगर हिल के ऊपर से NH1 को टारगेट करना वाज इम्पॉसिबल। इवन आप उसकी फुट हिल्स तक भी आ जाएं तो फिर भी जो है वो रोड बहुत पीछे है, मशकू वैली उसके दरमियान में है, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। हाँ, तोलालिंग के ऊपर से जहाँ लालक जान और सिपाही हज़रत अली, अगर आपने मेरी किताब द गोस्ट ऑफ कारगिल पढ़ी है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वो लोग फुट हिल जो थी, जो हमारी 3rd 4th लिसनिंग पोस्ट ऊपर से नीचे की साइड पे जो होती थी, तो वहाँ से वो 600-700 मीटर दूर भी थे और वहाँ से उनका फायर जो था डायरेक्ट उधर आ सकता था, लेकिन टाइगर हिल से नहीं आता था। तो टाइगर हिल की जो हमारी पोस्ट थी, उस पोस्ट से साफ ज़ाहिर है पूरा का पूरा 17,000 मीटर का पहाड़ नीचे उतर के जाके इंडिया के ऊपर अटैक होते थे। और ये अटैक्स को, जो आपने द गोस्ट ऑफ कारगिल पढ़ी है, द गोस्ट ऑफ कारगिल का एक यूनिट था जिसमें 20-22 बंदे थे, और वो बेसिकली वो कैप्टन अम्मार शहीद का यूनिट था। और जो क्योंकि टाइगर हिल की जो पोस्ट थी ये इसकी कमांड जो थी कैप्टन शेर खान के पास थी, तो ये जो गोस्ट यूनिट था जो इधर मोबाइल था व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड की बेसिस के ऊपर, तो ये लोग वहाँ से नीचे उतरते थे और टाइगर हिल से नीचे उतर के अटैक्स करते थे, रिसोर्सेज लेके आते थे,
वेपन्स लेके आते थे, एमुनिशन लेके आते थे और फिर ऊपर आके करते थे। तो इंडिया ने इनको डिसलॉन्च करने की बहुत कोशिश की। कैप्टन शेर खान का जो लास्ट स्टैंड है, अगर आप देखें टाइगर हिल के ऊपर जो इंडियंस, हमने तो उनको नंबर दिए हुए थे, टाइगर जो पोस्टें थी, टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3, टाइगर 4। 1 ऑफ कोर्स सबसे ऊपर थी, 2, 3, 4, 5 जो थी ये नीचे थी, लिस्टिंग पोस्ट थी या फिर गन पोस्ट थी। तो इंडिया की तरफ से जो इनको नाम दिए गए हैं वो एक हेलमेट दिया गया है, एक इंडियन गेट दिया गया है। ये वो जगह हैं जहाँ पाकिस्तान की टाइगर 3, टाइगर 4 पोस्टें थी। तो कैप्टन शेर खान क्योंकि इसकी कमांड कर रहे थे, तो कैप्टन शेर खान की जो फाइटिंग का डोमेन आया है वो टाइगर हिल के ऊपर, जब वो ऊपर से नीचे आते थे और लड़के फिर वो वापस ऊपर जाते थे, और उसके बाद जब फाइनल हमारे मैं तो इसको बिट्रेयल का नाम दूंगा, आपने जो भी देना है आप दे दें, कि जो हमारा सीज़ फायर का हुआ, विड्रॉल का हुआ एक्ट, लोग कहते हैं जी तोलालिंग। मुझे बहुत ही अफसोसनाक ये और शर्मनाक बात है कि लोग कहते हैं कि जी तोलालिंग गिर गई थी और फलां गिर गई थी, और टाइगर के ऊपर जो था वो था हमारा जो विड्रॉल था वो ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था भाई? मेरी समझ से बाहर है कि जब हमारे फ़ौजी 3 महीने वहाँ बग़ैर किसी रिसोर्सेज के सर्वाइव कर रहे थे, तो अगले 2 महीने भी उन्होंने कर लेना था। आप लोग तो पीछे से मतलब वो सप्लाई उस तरीके से तो थी नहीं है, कोवर्ट ऑपरेशन था। तो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, उसके अंदर ये अनाउंस तो नहीं किया होता कि किधर क्या बंदे हैं, कहीं किसी मुल्क में भी देख लें आप। तो ये समझ से बाहर है कि जी किस वजह से जी तोलालिंग गिर गया था तो विड्रॉल हमने कर दिया। क्या आपको ज़रूरत थी विड्रॉल करने की? और अगर आप सिर्फ हेली से ही आप सप्लाईज देते या ना भी देते तो वो लोग मैनेज तो कर रहे थे, उन्होंने आगे भी मैनेज करना था। लेकिन क्योंकि विड्रॉल की अनाउंसमेंट आती है और ये कहा जाता है कि जी आप वापस आएँ, और ये पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर अमेरिका के अंदर बिल क्लिंटन साहब जो थे वो फेवर कर रहे थे इंडिया को, और वो इंडिया बार बार रो रहा था कि जी हमें बचाया जाए, हमें ये किया जाए, हमारे बंदे मर रहे हैं, हमारे ताबूत ख़त्म हो गए हैं और ये चीज़ें हो गई हैं। तो इसके अंदर जब उन्होंने विड्रॉल किया तो फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि इंडिया को भी उन्होंने कहा जल्दी जल्दी करो। फिर इंडिया को बोफर गन्स दी, और जिसके ऊपर ये नीचे से मशकू वैली में हमने वो वीडियोस भी देखी होंगी, टाइगर हिल को हिट कर रहे थे। लेकिन फिर भी इनकी जो शेल्स थे वो हमारे टाइगर हिल की जो टॉप पोस्ट थी वहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे, नीचे ही थे, जिसके अंदर कई इनके अपने बंदे भी जो इनके यूनिट्स ऊपर जाते थे वो भी मर रहे थे, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो कैप्टन शेर खान जो थे वो नीचे जो जिस डोमेन में लड़े टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के ऊपर, तो उसके अंदर जो पोस्ट है उसका नाम है शेर 1। तो आप बड़े हैरान होंगे। पहले मैंने आपको बोला कि आप ये सोचते हैं कि 2024 के अंदर तो कोई ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक्टिविटी हमारी ईरान के साथ शुरू से ही, ईरान ने जब एक पंगा, अननेसेसरी पंगा लिया, और उसके बाद फिर उसको जवाब दिया गया अंदर जाके IRGC को। उसके बाद फिर सुलह शुलह होगी, दोस्तों भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो जितना जैसा मुंह वैसी चपेड़ जैसे कहते हैं वो मारनी ज़रूरी होती है। उसके बाद इंडिया से हमारे ये मसले मसाइल तकरीबन 2 साल से ऑफ एंड ऑन चल रहे हैं। आपको लगता है सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर है भी और नहीं भी है, आप कह सकते हैं। स्कर्मिशेस चलती रहती हैं, और इस रीजन के अंदर तो कभी भी ऐसा सीज़ फायर नहीं हुआ। इस पूरे साल के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे गेंस हैं माशाल्लाह। 2024 के अंदर इंडिया की मेन पोस्टें थी राइनो हॉर्न के ऊपर, जो BSF की पुरानी पोस्ट थी, क्योंकि इस साइड के ऊपर बिल्कुल ही मूवमेंट पाकिस्तान की साइड से नहीं थी काफ़ी सालों से, 15-20 सालों से। तो इंडिया ने वहाँ लाइनें भी बिछा दी थी कैरोसिन की, जैसे सियाचिन में, द्रास में, और वो बड़े वहाँ कंफर्टेबली वहाँ उन्होंने अपनी पोस्टें बना दी थी। 2-2, 3-3 हज़ार बंदे रख के पूरे कैंप थे। तो काफ़ी ज़्यादा शदीद मसले मसाइल और स्कर्मिशेस के बाद इंडिया को इस इलाके से फिर से खाली कराया गया, और इंडिया को NH1 की दूसरी साइड के ऊपर फेंक दिया गया पिछले 7-8 महीने पहले। और उनके साथ ये एक अरेंजमेंट हुई कि आप NH1 की इस साइड पे नहीं आएंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि NH1 एक रोड है जो कश्मीर से निकल के सियाचिन तक, ले तक जाती है, श्रीनगर ले रोड भी उसको कह सकते हैं आप, और NH1D के ऊपर ये एरिया आता है।